अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आईनी तरामीम के हवाले से फिर बैठक लग रही है और वही सिलसिले जारी हैं, लेकिन अभी भी हुकूमत मल्टीपल ड्राफ्ट्स दे चुकी है। आज की ताज़ा खबर इसमें ये शामिल हो गई है कि खान साहब से बिल आखिर उनके पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात करवा दी गई है। और वहाँ से जो खबरें आई हैं, एक तो वो प्रेस टॉक है जो कि बैरिस्टर गौहर ने की है, लेकिन इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि और भी बहुत सारी खबरें हैं और वो इन डेज़ टू कम पीटीआई के कई लोग बैरिस्टर गौहर के अलावा में भी वो जो खबरें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे सामने कि क्या और बातें की खान साहब ने जो कि बैरिस्टर गौहर ने आज की प्रेस टॉक में नहीं बताई। बहरहाल कई बातें जो उन्होंने बताई हैं हम उनके ऊपर तो बात ज़रूर करेंगे और जो नहीं भी बताई हैं उनके ऊपर भी बात करने की कोशिश अभी की जाएगी कि उनसे पहले हम कुछ इस हवाले से इंकशाफात अगर प्रोग्राम के तवस्सुत से कर पाएँ तो। और उनकी सेहत के हवाले से भी जो अलग अलग खदशात सामने आ रहे थे, उनको एक तरफ तो बैरिस्टर गौहर ने उसके ऊपर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका दोबारा इजहार किया, लेकिन जेल हुकाम का भी एक मौक़िफ़ आ गया है और उनका तो मौक़िफ़ ऐसा आया है सामने के जेल में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो रूटीन है और नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, तो उनकी तरफ से तो बिल्कुल एक ऐसा है कि बल्कि इस पर मौक़िफ़ आया है कि शायद आम आदमी भी कहेगा कि हमें जेल भेज दें, क्योंकि इतना शहाना अगर खाना वहाँ पर मैसर है, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, और जो जो उसमें माशाल्लाह से चीज़ें बताई गई हैं वो भी उसके बारे में भी बात करेंगे। दोनों मौक़िफ़ ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर दूसरी तरफ कहते हैं कि वहाँ तो बिजली जो है मुअत्तल कर दी गई, 2.5 घंटे से ज़्यादा वो अपने सेल से बाहर नहीं आ पाते और बहुत सारे अलग अलग तरह से उनको अजियत देने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ आईनी तरमीम के हवाले से, चूँकि अब इजलास 9:30 बजे तक रात के मौखर कर दिया गया है। हमारा प्रोग्राम जैसे ही एंड होगा 9:30 बजे दोबारा इजलास होगा। क्या इस दफ़ा इस इजलास में ब्रेक थ्रू हो जाएगा, आईनी तरमीम का पैसेज हो जाएगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी ये बात मुश्किल लगती है, लेकिन फिर भी हुकूमत की और हुकूमत के तमाम इत्तेहादी जो है उनकी कोशिश बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर है कि जो कि इसके ऊपर लगाया जा रहा है कि क्या अगर वो इसको पास बिलाखिर कर पाते हैं या नहीं। आईनी तरमीम के हवाले से नाज़रीन कुछ चीज़ें देखते चलिएगा जो अभी तक हमारे पास है। ज़ाहिर है ये लम्हा ब लम्हा इसमें चीज़ों का एडिशन हो रहा है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों का मुतअद्दिद बार वक्त तब्दील करने के बाद बिल एक बार फिर सेनेट के लिए 8 बजे, जैसे मैंने भी आपसे अर्ज़ किया, और कौमी असम्बली के लिए 9:30 बजे का जो नया वक्त है वो दे दिया गया है। अब यानी कि ये इजलास दोबारा बुलाया जा रहा है। एक जो कशमकश की सूरत हाल है कि इजलास है नहीं है, ये हुकूमत के अपने लोग भी हमें बता रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कब इजलास होना है भी या नहीं होना। तो उस हवाले से ये फ़िलहाल लेटेस्ट अपडेट है। हुकूमत लगभग 1 माह से मुजवज़ा आईनी तरामीम को पार्लियामान से मंजूर करवाने के लिए कोशा है। मतलूबा अक्सरियत ना होने और पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान की मुखालफत के बायस अब तक ऐसा नहीं हो सका। पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम ने जो हुकूमत का इब्तिदाई मुसवदा मुस्तरद कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आईनी तरामीम मुतफ़िक़ा होनी चाहिए। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुतअद्दिद बैठकों के बाद कल जुमे को आईनी तरामीम के हवाले से पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह ने ऐलान किया था कि कमेटी के 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। फिर उन्होंने जो खुशखबरी सुनाई थी नाज़रीन, उसी की बुनियाद पर फिर आज ये तमाम तर बैठक दोबारा लगाई गई। आज बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान तरामीम का मुसवदा खुद पेश करें। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच पर अब इत्तेफाक बाकायदा हो चुका है। कल भी हमने इस हवाले से प्रोग्राम में खबर दी थी कि अब अदालत तो दूर दूर तक नहीं है, अब बेंच ही है। जुडिशल रिफॉर्म्स का ड्राफ्ट जितना पीपल्स पार्टी का है उतना मौलाना फजलुर रहमान का भी है। पीटीआई को भी चाहिए कि कम अज़ कम हुकूमत का नहीं तो मौलाना के ड्राफ्ट को वोट दे दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। अरकान पार्लियामान के अगवा का जाली बयानिया बनाया जा रहा है। आज पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुलाकात में खान साहब ने मौलाना के साथ बातचीत को मुस्बत अंदाज में लिया और हमारी इंगेजमेंट को सराहा। जिस तरह हुकूमत आइन साजी कर रही है हम हुकूमती रवैये की मजम्मत करते हैं। हुकूमत का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं और जब तक हमारी मुशावरत मुकम्मल नहीं होती हम वोट नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर का ये भी कहना था कि ये बानी पीटीआई ने अपने सेल की हालत का जिक्र किया कि 5 दिन से उनके सेल में बिजली नहीं थी। गुज़िश्ता हफ्ते से उन्होंने कोई अखबार और टीवी की सहूलत भी नहीं दी गई। वो सिर्फ 2.5 घंटे अपने सेल से बाहर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतज़ामिया का भी जो इसमें ऑफिशियल मौक़िफ़ आया है, जो हमने आपके सामने एक उनका बाकायदा एक लेटर भी प्ले किया कि सुपरिटेंडेंट क्या कहते हैं। लेकिन मज़ीद जो वो मौक़िफ़ है वो ये है कि जिसके तहत जिसके मुताबिक बानी पीटीआई को अडियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात हैं और सेल में बिजली की बिला तातुल फरामी भी है।
बी क्लास के तहत बानी पीटीआई को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी कुक भी फराम किया है। प्रोफेशनल कैदी कुक उनका नाश्ता, दोपहर और रात का खाना उनकी मर्जी से तैयार करता है। वो खाने में जो लवाजमात हैं वो अभी लेटर में भी हमने आपको दिखाए हैं कि वो तो बहुत ज़बरदस्त खाना और लवाजमात मालूम होते हैं। दूसरी जानिब जेल ज़राए ने एक और ख़बर भी दी है नाजरीन। वो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं की अच्छी खासी सरजनिश की और खरी खरी सुनाई और कहा कि SCO इजलास पर आपको कहा था कि एहतजाज करना है, पर किसी ने एहतजाज नहीं किया। आप लोगों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं, इस हद तक कहा गया। नाजरीन, क्या ये वो बातें हैं जो कि PTI के दीगर रहनुमा जो बात शायद सामने आ रही है कि मे बी इन डेज़ टू कम वो और मज़ीद इंकशाफात करेंगे। बहरहाल जो जेल हुकाम है वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने तो नहीं बताया, लेकिन खान साहब ने अच्छी खासी क्लास ली है अपने रहनुमाओं की कि आपका मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं, इस हद तक उन्होंने कह दिया। और आप तो मेरी हिकमत अमली पे अमल भी नहीं है करते हैं। मामलात को नाजरीन आगे बढ़ाते हैं और इसके ऊपर बात करने के हवाले से एक बिलावल साहब का पहले मेरा ख्याल है शॉट ज़रूर हम चला लें, क्योंकि वो उन्होंने जो बात की है, जैसे हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि नून लीग से ज़्यादा इसमें बिलावल साहब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और शायद नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब पहले तो इतने नहीं थे इसमें अग्रेसिव या एक्टिव, लेकिन बिलावल साहब को देखते देखते शायद उन्होंने भी कहा कि अब मुझे भी थोड़ा इसमें एक्टिव होना पड़ेगा और थोड़ा अग्रेशन दिखाना पड़ेगा। तो लिहाजा मियाँ साहब इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव इन इस्लामाबाद, क्योंकि वो भी इस इजलास में मौजूद होंगे। बिलावल साहब ने अपने जो अज़म का इजहार दोबारा से किया है, एक बड़े ख़तरनाक अल्फाज के साथ भी उन्होंने किया है। अपोजिशन के लिए उन्होंने ख़तरनाक अल्फाज उनके हिसाब से होने चाहिए। सुनिएगा उन्होंने कल क्या कहा है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कह रहा हूं कि ये रास्ता पे हमें मजबूर ना करे कि हम इस रास्ता के तहत चले। इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा। मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। नाजरीन, ब्रूट फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अपने मौजूद मेहमानों का इस पर रुख करती हूँ। हुकूमत और बिलावल साहब यानी दोनों की तरफ से, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ होगी। एज वेल एज अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन करते हैं यहाँ स्टूडियोज़ में। मायनाज जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है। वेरी वार्म वेलकम अतर साहब। अहमद अवैस साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बेबाक लीडर हमारे साथ मौजूद हैं और कानूनी मामलात भी ख़ास तौर पर अपनी जमात के हिसाब से देखते हैं। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको भी थैंक यू वंस अगेन फॉर ग्रेसिंग द शो। मुझे शॉर्टली बल्कि इनफैक्ट ज्वाइन कर चुके हैं कैसर अहमद शेख साहब स्टूडियोज़ में, बस वो उनकी तशरीफ़ आवरी की मुझे इंतज़ार है मुझे कि वो बैठें तो मैं उनका तारुफ़ कराऊँ आपको, उनको माइक वगैरह लग जाए। वक़ादर मंदोखेल भी मुझे ज्वाइन करते हैं पीपल्स पार्टी से, उनसे भी बात इस हवाले से होगी। आपको भी दोनों को वैसे एक एडवांस्ड वेलकम। बट अतर साहब, बहुत सारी बातें हैं और अब ब्रूट फोर्स का जो है अब कह दिया गया है कि अब मजबूर ना करें। ज़ाहिर है अगला बंदा भी कहेगा ना मैंने आपकी 100 बातें मान ली, आप मेरी एक बात नहीं मान सकते। देखें, जो बिलावल ने बात की है वो ब्रूट मेजॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में की। अगर आप इसको देखेंगे ये वर्ड जो है दुनिया में अक्सर जगह पे यूज़ होता है। इसका बुनियादी मकसद ये नहीं है कि हम कत्ले आम कर देंगे और खुदा न खास्ता लोगों को सीट लेंगे। ब्रूट मेजॉरिटी जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है कि जहाँ पे देन वी डोंट केयर अबाउट माइनॉरिटी, हमारी मेजॉरिटी हम जो मर्जी करें। तो वो उन्होंने उस इस्तिलाह जो इस्तेमाल किया वो ये कह रहे हैं कि आप अगर हमारे साथ, इसलिए कि जो भी बंदा थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, जो पढ़ चुका है, उसने इस चीज़ के ऊपर देखा होगा, उसको पता होगा। कैसर साहब को भी वेलकम कर दूं। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वजीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स और PMLN के स्टॉलवर्ट मेंबर कौमी असेंबली, वार्म वेलकम सर जी, गो अहेड जी। पर इशू ये है कि ब्रूट मेजॉरिटी तो वो तब इस्तेमाल करेंगे ना जब उनके पास मेजॉरिटी होगी। मेजॉरिटी तो उनके पास है नहीं है। दे हैव टू एंगेज, उनको लोगों को साथ एंगेज करना पड़ेगा, मौलाना को साथ मिलाना पड़ेगा, दीगर लोगों को भी कन्विंस करना पड़ेगा। 2/3 तो नहीं है। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं हमारे पास, हम चाहें तो अभी कर लें। तो वो कर लें, उनको किसने रोका हुआ है? इतने दिनों से क्यों इसको लटकाया हुआ है? आप कर दें, किसने रोका हुआ है? पर इशू ये है कि कोई वजह तो है ना कि आप बार बार जा रहे हैं। लगता ये है कि हुकूमत के दोस्त जो है मौलाना के घर के आगे पीछे दरख्तों पे छुप के खड़े होते हैं कि जो ही PTI वाले निकलेंगे तो हम अंदर चले जाएंगे। बल्कि अब तो कोई भी बारिश के लोग खेमे लगा लें। अब तो वो लोग मजाक कर रहे हैं कि बिलावल को कोई भी बारिश शख्स नजर आता है तो उनसे कहते हैं आपने वोट हमारे हक में डालना है। वो ये समझते हैं कि बस यही मौलाना को कन्विंस करेंगे। इशू ये है कि देखें, अगर आप कोई आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, इनका हक है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनका हक है। लेकिन आज आप प्रोग्राम कर रही है ना मोना, इस प्रोग्राम को तैयार करते हुए भी आपने 4-5 घंटे लगाए होंगे।
आपने सोचा होगा इसमें क्या क्वेश्चन करना है, क्या नहीं करना है। तो ये हमारे जो मोजिस पार्लियामेंटेरियंस हैं वो खुदा ना खास्ता कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है कि रात को 9:30 बजे उनके सामने एक चीज रख दी जाएगी और वो उसके ऊपर वोट डाल देंगे। क्या उनका राइट नहीं है कि वो 2-4 दिन इसके ऊपर बात कर लें? वो चीज जिससे पूरे मुल्क के लोग 18वीं तरमीम पे 9 माह तक बात होती रही थी। तो अगर एक टीवी प्रोग्राम के लिए मोना आलम 5-6 घंटे लगाती है, ये लोग ये कह रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को भी मर्जी से आप बुलाती हूं, घर से नहीं पकड़ के घर से नहीं। और दूसरा ये नहीं होता कि आपके सामने लाके एक चीज रख दी जाती है, आपको भी पता होता है मैंने क्या। तो ये कह रहे हैं कि जी हम इजलास बुलाएंगे और लोगों के सामने एक चीज रख देंगे और वीकेंड के ऊपर आप मंजूर कर लें। इज दिस डेमोक्रेसी? इज दिस हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क? अच्छा, एक उनकी तरफ से जो आता है ना आर्गुमेंट, वो कहते हैं और क्या चाहते हैं, हमने इतनी बैठक लगाई है, ये सारी एक डेलिब्रेशन ही तो चल रही थी और क्या हो रहा था, तो कर ली डेलिब्रेशन, जितनी डिस्कशन होनी थी वो हम लोगों ने कर ली अपनी बैठकों में, अपनी मुलाकातों में। अब तो वोट ही डालना है ना असेंबली आके। मसवदा तो पता ही नहीं अभी तक किसी को। आपको पता है कि मसवदे में क्या है? कह तो रहे हैं बेंच है मतलब, और इस तरह की चीजें वो तो पार्लियामेंट में डिस्कस, पार्लियामेंटेरियंस ने डिस्कस करना है, तो वो तो अभी तक किसी के सामने उस तरफ हतमी मसवदा नहीं आया, तो जब आएगा तो डिस्कस होगा। ये बात सही है। कैसर साहब, आपको सर पता है मुसवदा क्या है, क्योंकि आप ज़ाहिर काबीना में भी हैं, तो काबीना में आपने देखा हो, और क्या ये हर तरह की जमहूरी प्रैक्टिसेस की खिलाफ वर्जी है? वो कहते हैं हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि सामने 2 मिनट के अंदर अंदर कोई चीज़ आए हमारे आगे। पार्लियामेंट में तो बहरहाल पेश नहीं हुआ अभी तक मुसवदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्लियामेंट की कमेटी थी, हर पार्टी का उसके मेंबर है, खुर्शीद शाह साहब और खुर्शीद शाह साहब, और कितने दिन उसमें डिस्कस होता रहा है। उन्होंने अपने अपने मेंबरों को बताया होगा। आज वैसे हमारे यहाँ लंच था हमारी पार्टी का, तो उसमें भी सीधा मामलात पे ब्रीफ किया गया, जो जिसका क्वेश्चन था उसको जवाब दिया गया। तो अभी हम तो कोशिश कर रहे हैं, देखिए ना, मैं समझ नहीं आ रही, अगर हम डेलिब्रेट करें, लोगों से डिस्कस करें तब भी इतराज़ है, ना करें तब भी इतराज़ है। हम तो इतने दिनों से इनसे कह रहे हैं। हमारा तो वर्जन यही है ना कि मेजॉरिटी मसला नहीं है, मसला ये है कि हम आईनी तरमीम हो रही है, सारी कौम की इसमें मामलात हैं और आइंदा भी ये प्रिवेल करनी है। तो हम सबको लेके ये जो बनी है कमेटी, उसका मकसद भी यही था ना, उसमें भी सारी पार्टियों को बिठाया गया है। अब इससे अलावा और क्या हो सकता है? दो अर्ज हैं। वो कहते हैं कि आप डेलिब्रेशन करें तो अंदर एक तो कमेटियों के अंदर एक अलग बात होती है, लेकिन फिर पार्लियामेंट चीज़ आती है, बाकायदा बिल पेश होता है, जो भी मुसवदा हो, फिर उसके ऊपर आपको पता है जैसे 9 माह तक 18वीं तरमीम पे डिस्कशन होती रही थी, वो तो हो ही नहीं रहा ना। इस तरह की चीज़ तो 9 माह दूर, एक रोज भी नहीं हो रही। कोई भी अच्छा काम हो और सबको एक्सेप्टेबल हो, 2/3 मेजॉरिटी को विलिंगली बिल तो पेश होगा, असेंबली में भी आएगा, लेकिन डिस्कस नहीं हो रहा ना, फौरी तौर पर पहले भी पेश किधर हुआ है? डिस्कस तो उसके बाद ही होता है ना। आप तो बजट देखती रही हैं, मैंने 60 बजट देखे, और उसके पहले पेशीन गोइयाँ होती हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर कैबिनेट पास करते हैं, तो कैबिनेट में भी अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद पेश किया जाएगा असेंबली में, और कोई ज़रूरी तो नहीं कि आज हो जाए, वो तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो डिपेंड करता है मेंबर्स पे। सारे मेंबर जब बिल पेश हो जाता है तो असेंबली का प्रीरोगेटिव है। अभी तक सर काबीना में पेश नहीं हुआ, अभी तक काबीना में आज इजलास था, लेकिन वो लेट होता रहा। यही वजह है कि देखिए ना, अभी मेरे ख्याल में तय ही नहीं हुआ कि क्या है। काबीना में तब पेश होगा जब उसका फाइनल हो जाएगा ना। काबीना ने तो फाइनल करना है उसका कि ये आज यानी जो 9:30 बजे इजलास एक्सपेक्टेड है उसमें पेश हो जाएगा। मुझे लगता है कि और लेट हो सकता है, क्योंकि काबीना का इजलास अभी तक नहीं हुआ, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि आज भी हो जाए। बहुत अहम बात आपने देखिए ना, हम तो कोशिश करें, ये अंदाजा कर लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास वोट हैं, वोटों का मसला आपको ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया जी, ये वोट कैसे हैं, क्योंकि 2/3 आपको चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है जी, उनसे पता कर लेंगे किस तरह। मैं तो बीच में शामिल नहीं हूँ अच्छा इस प्रोसेस में ना, जो बातचीत हो रही है, कौन सा वोट किसका है, वो दुरुस्त बात है। लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रही हूँ कि जो अभी वोट अगर गिन भी लें आपके लोग, तो 2/3 तो नहीं बनते। नहीं, 2/3 नहीं बनेंगे तो फिर तो पास ही नहीं होगा, तो फिर क्या? ख्वाजा आसिफ, इसीलिए वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि शायद आप लोगों की तरफ से ये सिरे से ये क्लेम ही गलत है और झूठ है। आप अंदाजा कीजिए कि इलेक्टेड मेंबर्स की, चाहे कौमी असम्बली हो चाहे सेनेट की, 2/3 दोनों की अलग अलग होनी है, तो क्या कोई गलत बात हो जाएगी? जो सारे इलेक्टेड लोग 2/3 मेजॉरिटी थे, आइन ये बनाया गया, हम तो चाह रहे हैं कि 100% हो जाए, क्या फुल सबकी सपोर्ट हो, ताकि कल को ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पहले जो असल में होते रहे हैं ना, अभी तक जो आइन हमारा बनाया गया 73 का, या जो अमेंडमेंट्स हुई हैं मेजर अमेंडमेंट्स, उनमें यूनानिमस हुआ है। तो हम अभी भी ये चाह रहे हैं कि ये आइन है हमारी आगे आने वाले बहुत अरसे के लिए, सही बात है, तो क्यों ना हम सब की राय ले लें, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन पे गौर कर लें कि उसमें कितना वजन है। तो जब तक ये पेश ना देखें ना, आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन पहले कोई ऐसा हो जाए कि हमने उसको कर दिया हो फौरी तौर पे, यानी पास कर दिया हो। अभी तो हमने
कैबिनेट में भी डिस्कस करना है, वहाँ ये बात सही है, लेकिन वो जो वो कह रहे हैं ना कौमी असेंबली और सेनेट में डिस्कस करेंगे। लोग कह रहे हैं हमारे लोगों पे दबाव डाला जा रहा है, बेतहाशा लोगों को उनको उठाया जा रहा है कि आप ज़बरदस्ती, कितना बड़ा आप समझे क्लेम है, पीटीआई का भी नहीं बल्कि मौलाना साहब भी ये कर चुके हैं और कई लोग, अब बीएनपी मेंगल ने भी ये क्लेम किया है। ये मोना आलम साहबा, आप तो इतने अरसे से कर रहे हैं, कभी आपने सुना है कि कोई किसी ने कहा हो कि हमारे पर दबाव नहीं डाला जाए? मुझे तो बहुत अरसा हो गया जी, हर दफा सुनने में यही आता है। 27-28 साल से असेंबली में आ रहा हूँ, तो हर बार यही होता है कि कोई ना कोई कह देता है। अभी कोई आपके सामने आके किसी ने कहा हो तब तो एक बात है। अब मुझे नहीं पता, मैं इस पर इसलिए कमेंट नहीं कर सकता, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन असेंबली में मैंने सुना है कि वो बात उन्होंने पीटीआई ने भी की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी होगा बगैर दबाव के ही, उसके अलावा कोई फायदा नहीं है, हर चीज़ सामने आ जाएगी, पता लग जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। आज अगर बिल पेश हो गया तो सारी चीज़ उसकी भी सामने किस तरह पास होता है। पहले मिसालें भी हैं, पीटीआई के दौर में भी आपने देखा कि कई बिल उस वक्त आप लोग कहते थे आप पे दबाव है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि होना ये चाहिए सबके कंसेंसस है। हमारी ख्वाहिश ये है और हम यही चाहते हैं कि सारी पार्टियाँ मुल्क की पार्टियाँ हैं, मुहिब वतन हैं और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये आपने बहुत अहम बात की कि मुहिब वतन है और आप हमेशा वैसे यही बात करते हैं। पार्टियाँ सारी जो भी होती है ना, पॉलिटिकल पार्टियाँ, पार्टी तो देखिए ना, अगर कोई अपोजिशन में भी होता है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होता है। जी, ऐसे ही है। उन्हीं पार्टियों अच्छी जमहूरियत तो ऐसी ही होती है। तो इसलिए ये कोई ऑपोजिशन का हम बजाय हम आपस में इतनी टसल करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हम तो 9 मुल्कों को अब मिला के उन सबको जोड़ रहे हैं, 9 मुल्कों को, एससीओ को, और हम आपस में पता नहीं क्यों। बड़ी अच्छी मिसाल दी है आपने। हमारा तो काम यही है कि सब मिलजुल के डिस्कस करें, अगर कोई ऐसी बात है जो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसके ऊपर गौर करें और देखें कि उसका हल क्या है। वैसे ये तो अहमद अवैस साहब, आप लोग ये वाली बात ज़्यादा करते हैं कि आप लोग अगर बैन अल-अक़वामी तौर पर कहते हैं सारे लोग इकट्ठे हों, तो असल तो यकजहती आपने मुल्क में दिखानी है। इंटरेस्टिंगली सिटिंग फेडरल मिनिस्टर भी जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में आप पहले वहाँ यकजहती लाएँ। अगर वो लोग 9 ममालिक को इकट्ठा कर सकते हैं तो पहले तो यकजहती आपकी तरफ चाहिए। और दूसरा ये फरमाइएगा सर, ये जो जेल हुकाम का मौक़िफ़ है ये भी बहुत दिलचस्प है। 2 बातें उन्होंने की हैं, मैंने इब्तिदाइये में अर्ज़ की, आपने सुनी हो अगर। वो ये एक तो उन्होंने कहा है कि बहुत शहाना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है खान साहब को, नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, दही, बिस्किट, खजूरें, मतलब बहुत एक दोपहर के खाने में भी इस तरह के लवाजमात हैं, शाम का खाना भी इसी तरह का है, कोकोनट का जूस, अंगूर, चपाती और कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, मटन। तो ये कुछ फहरिस्त है जो जेल हुकाम ने शेयर की है। लेकिन खान साहब तो बिल्कुल ही बरक्स कहते हैं, आपके जो चेयरमैन हैं प्रेजेंट वो भी कुछ और बात करते हैं कि बहुत उनके ऊपर अजियतें हैं। तो ये इतना बड़ा तजाद है स्टेटमेंट्स में। कादिर मंदोखेल भी हमारे साथ हैं, वेरी वार्म वेलकम पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड। जी अहमद अवैस साहब, गो अहेड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो जो आपने की है कि जैसे हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई इस बात का ख्याल रखा जाए कि कंसेंसस के साथ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये कोई एक गवर्नमेंट के लिए नहीं है, एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए, ये एक जनरेशन के लिए भी नहीं होनी चाहिए। ये तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स फॉर सेंचुरीज। आप उसकी वो अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, 250 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए, चल रहा है वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह से ये रिश्वत खून मारना और ये जैसे पहले जो कुछ होता रहा है, अभी भी इनको कोई उजलत की ज़रूरत नहीं है। ओपन छोड़ें डिबेट के लिए और खुली डिबेट करें इसके ऊपर, क्योंकि आप ये कहते हैं कि ये जो है लोगों के लिए जो है ये उनकी बेहतरी के लिए ये हम कर रहे हैं। अगर उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं आवाम की, तो उस सूरत में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्टिकुलर होना है कि हर मुक्तबा फ़िक्र से ये डिबेट जो है नॉट ओनली पार्लियामेंट के अंदर हो, ये डिबेट जो है आपके प्रोग्राम्स के अंदर होनी चाहिए, ये इंटेलेक्चुअल हलकों के अंदर होनी चाहिए, हर जगह पे। और वहाँ से निथर के ये तमाम इनके मुतालिक अपने अपने नज़रियात और अपने अपने जो उनके प्रपोजल्स हैं वो सामने आए और फिर फाइनली पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के बाद इसको जो है वो पुट किया जाए। और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो अगर कर रही हैं तो इस तरीके से की जाए, ना कि आप एक लिमिट लगा दें कि जी 25 से पहले हर सूरत हो जानी है, पता नहीं क्या क़यामत आ जानी 25 के बाद। ये तरीक़ेकार गलत है। मौलाना ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि 25 से ये कोई ऐसे नहीं है, बल्कि पहली अमेंडमेंट में आप जो है पिछला जो आर्टिकल 175A
सब आर्टिकल 3 के तहत जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो है अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है अभी वही रखें, ये अमेंडमेंट हो जाएगी, उसके बाद आप बदल देना। सही हो गया। लेकिन ये सारी चीज जब इतनी रिटायरमेंट से प्रेजेंट डे चीफ जस्टिस की आप उसको मंसूब कर रहे हैं, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये इतनी उजलत में जो सारा काम हो रहा है ये खुद एक ग्राउंड फ्राहम करता है। इस सोच में आपकी सोच का धारा एक तरफ जाता है कि देयर इज समथिंग फिश इन इट। ये पर्सन स्पेसिफिक क्यों हो गए इतना, ऐसे कि इस बात से इतने एलर्जी क्यों हो गए कि जी वो मंसूर अली शाह साहब ने ये कह दिया अगर वो आ गए तो ये तो इलेक्शन का फोरेंसिक करा देंगे। भाई आपको काय का खौफ है, आप तो जीत के आए वो पार्लियामेंट के अंदर फोरेंसिक करा देंगे अगर मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस आ गए। हाँ राइट, मुझे ब्रेक तो का कहा जा रहा है। मैं बड़ी अहम बात आपने की है अहमद अवैस साहब कि असल आपने बता दिया कि डर का है इन योर ओन एप्रिसिएशन की हुकूमत को आया डर ये है कि इलेक्शन का फोरेंसिक जो है वो करा देंगे अगर इनकमिंग जो चीफ जस्टिस हैं वो मंसूर अली शाह साहब ही होते हैं। कादिर मंदोखेल साहब से जानेंगे कि 25 के बाद क्या प्रॉब्लम है कि वो जैसे अभी कह रहे थे ना कि कौन सी कयामत आनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ज़ाहिर है प्रोग्राम में हम लोग बात तो कर रहे हैं कि होने क्या जा रहा है और अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, लेकिन अभी साथ साथ जो अपडेट्स हैं वो भी आपको बताते चल रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब की अभी दोबारा मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। तो कादिर मंदोखेल साहब, आप लोगों ने भी वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं मौलाना साहब से मुलाकातों के, यानी बिलावल साहब ने। नंबर्स अगर पूरे हैं तो फिर मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? ये कितनी बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि आ रही है। और ये जो कल बिलावल साहब ने एक बयान दिया है जिसको वो खुद कह रहे हैं कि मजबूर ना करें मुतनाज़ रास्ता अपनाने को, जो मेरी पसंदीदा नहीं है उस पर चलना होगा। मुतनाज़ की ज़ाहिर तशरीह यही है कि कंट्रोवर्शियल। तो आप लोग इस नहज तक क्यों जाना चाहते हैं कि आप कंट्रोवर्शियल रास्ता भी अपनाने के लिए, यानी कि बाय हुक और बाय क्रुक, ये तो वही बात हुई कि आप किसी भी तरह से ये तरामीम ये करवाना चाहते हैं। मुना, आप अपनी तरफ से उर्दू के बड़े बड़े खूबसूरत अल्फाज या तल्ख अल्फाज ज़रूर अपने डायलॉग में डाल दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं ये मैंने बिलावल साहब का हरगिज़ ये मकसद नहीं था। मुतनाज़े तो कहा ना उन्होंने। नहीं वो मैं हैदराबाद जलसे में खुद मौजूद था, मैंने सुना। वो इशारा किसी और को था, वो इनको नहीं था। नंबर एक अच्छा, इनको नहीं था। दूसरी बात ये कि वो मेरे छोटे भाई अतर काजमी साहब समझ गए होंगे। जब दूसरी बात ये कि अहमद ओवैस साहब जो बात बहुत जरूरी है जी, इसलिए कि इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि कुछ मिस हो जाए। वो कह रहे हैं कि वो इशारा आपकी तरफ नहीं था, किसी और की तरफ था जो कि आप समझ गए होंगे, तो हम आपसे भी समझेंगे। जी गो अहेड सर कादिर साहब। अच्छा, अहमद ओवैस साहब मिसाल दे रहे थे अमेरिका का 250 साल पहले जो आइन बना था वहीं का वही आइन है। तो ज़रा अहमद ओवैस साहब ये भी बता देते कि अमेरिका में ऐसी मार्शाल्लाह ऐसे डिक्टेटर नहीं आते जो एक सिविलियन को फांसी चढ़ा दें। अमेरिका में ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है जैसे इफ्तिखार चौधरी जितना ड्रामाबाज था, साकिब निसार जितना जो ना वो बंदर की चाल चलाता था, जस्टिस गुलजार जिस तरह वो बच्चों वाली बातें करता था। मैं बचपन से यहाँ गुजरता था, बंगले ही बंगले थे। नस्ला टावर के बराबर में उसके घर तब बम से उड़ाने का ऑर्डर किया है। ऐसा आपको चीफ जस्टिस अमेरिका में नहीं मिलेगा। आप सुन ले, सुन लो जी जी ठीक। साकिब जस्टिस गुलजार, मैं यहाँ बचपन से गुजर। अहमद ओवैस साहब जरा आपके बारे में मैं नहीं बोला, थोड़ा सा बोलने दे मुझे। जी जी। और आप वहाँ अमेरिका का बता दे किस तरह कोई आया, किस तरह मार्शाल्लाह और इस तरह। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बोलने दें। जी वो यही कह रहे हैं। अब अमेरिका के हवाले देते हुए तो फिर अमेरिका के हवाला देते हुए ठीक है, अमेरिका बीच में बोल लेते हैं। मैंने यही कहा जी, आप बोलिए। अच्छा, अब नहीं आप बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं आपको इंटरफेयर कर रहा। अब आपकी जब बारी आएगी तो फिर आप भी बोले आराम से, मैं खामोशी से बैठूंगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि अमेरिका की बातें करने वाले, आप ये बताओ कि इमरान खान के जो लोग असम्बली में बैठे हुए हैं और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए मरे जा रहे, एक दूसरे की टांगे खींच रहे, ये जो पार्लियामेंट लाजस की मजे लूट रहे, ये जो TADA जहाज के टिकट जो है ना लेके मिल रहे, तो ये किस खेत की मूली है? ये पार्लियामेंट में क्यों बैठे हुए हैं?
आपको इमरान खान, आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को स्पीच याद नहीं है जहां उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको अपने हल्के के लोगों ने मुंतखब किया, आप अपने हल्के की बात कर ले। ये मैं नहीं कहूंगा कि खैबर पुख्तनख्वा में उजरती कातिल आपके हैं, चर्च के आड़े वहाँ पे, अफीम के आड़े वहाँ पे, नाजायज़ असले के आड़े वहाँ पे, चोरी की गाड़ियाँ वहाँ पे, और पेशावर के अलावा किसी शहर में आप करीब नहीं है। आपने वो ब्रिगेडियर शाह महमूद साहब की बातें नहीं सुनी इंटरव्यू, जाओ ने कहा कि टीटीपी का गंडापुर ग्रुप है, टीटीपी का डीआई खान ग्रुप है, और प्रैक्टिकली उन्होंने साबित किया 2-3 साल पहले बन्नू जेल जहाँ दहशतगर्द घुस गए 400 कैदी को साथ लेके, और शरबत पी के एक फायरिंग नहीं हुई, एक ताला नहीं टूटा। ये आपकी हुकूमत थी, आप ऐसी हुकूमत चला रहे हो। और वो भी हमने देखा, आपने 26,000 अरब में 5,000 अरब की जो आप कर्ज की वो ताने देते थे, आपने 26,000 अरब जब आपने कर्ज लिए, अंडे कंटे और मुगरियां आपने बांटी, ये आपका विजन है। और फिर मैं फख्र से कहता हूं मेरे शहीद कादे पाकिस्तान को आइन दी है, मैं फख्र से कहता हूं मेरे शहीद बीबी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है। आप अपनी बड़ों का कोई मिसाल दे सकते हो कि पाकिस्तान में कोई फखरिया काम किया होगा से, लेकिन साथ साथ ये चीज कादर साहब वो कहते नहीं है, वो खान साहब ने बनाई नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम। सुन ला मुना सुन ले, से वो शौकत खानम के नाम पे तो धंधा कर रहे थे, यानी पैसे बटोर रहे थे। इमरान खान का क्या कारोबार था, उनके क्या सोर्स ऑफ इनकम थी, जहाँ इतनी बड़ी बनी गाला ली है, जहां उसके बच्चे लंदन में रह रहे, कहां से पैसे आता है? लेकिन कादर साहब कुछ नहीं हो गई, आपकी सारी तनकीद अपनी जगह सर, वो ये कहते हैं आप इस पे बात करें ना 26वीं तरमीम में। आगे सुन, 25 अक्टूबर की क्या उजरत है? कंसेंसस होने देना उसकी आइन पे, जो कि वाकई ना आपके फाउंडर ने दिया है पाकिस्तान को। 25 अक्टूबर की हमने नहीं बोला, इमरान खान ने बोला अक्टूबर आने दो मेरे चीफ जस्टिस, इससे पहले बोला चीफ जस्टिस मेरा आने दो, ये मैंने नहीं कहा, मेरे चेयरमैन नहीं कहा, इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मां सर ये करे, मैं सुन लो बाकी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने इमरान खान साहब के दौर में एक बिल कौमी असम्बली में जमा किया था कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल जबान डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट के जज आप अपनी चमचों को क्यों लेते हो, आप अपने चैम्बर के लोगों को, बांझे भतीजों को क्यों लेते हो, जब भी आपके जुडिशरी दुनिया में 141 नंबर पे है। हाँ, अच्छा ये बात सही है, आपने जो कादर साहब ये वाकई सही बात है कि नेपोटिज्म वहां पर तो है ना, वो नेपोटिज्म खत्म करना पड़ेगा। और पार्लिमानी कमेटी जो है जमहूरियत 2006 में, मिसाल की जमहूरियत अब मुना एक लफ्ज फिर आप अहमद साहब को बोलने दी, मैं बीच नहीं बोलूंगा। हमारा मिसा के जमहूरियत पे जो साइन हुआ बीबी शहीद का और नवाज शरीफ साहब का, वहाँ इमरान खान साहब और मौलाना साहब ने तूसी की। हमारा 2007 से लेके 2024 के इलेक्शन तक हमारा हर इलेक्शन में हमारा मंशूर कैसा अनी अदालत है। और फिर उमद ओवैस साहब ये भी बता दे कि 58,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 15,000 आइनिया है, इनके हिसाब से 200 है, तो ये तो शर्मिनाक बात है कि 200 केसेस चल रहे हैं और 58,000 नहीं चल रहे। क्या हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत 50% ज्यादा केसेस नहीं चल रहे? मैं आपको मिसाल दे दूं, एक बच्ची जो एक दिन में गायब होगी, 24 साल केस चलता रहा। एक शख्स को मैंने 28 साल बाद पहली मरतबा ये बात दुरुस्त है, पेंडेंसी का तो कोई हिसाब नहीं है और चल रहे 40-40 साल मुंतज़िर रहता है इंसाफ का। अच्छी चीजें भी हैं, अब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो जिस तरह से वो कह रहे थे, आपने खैर उसको कहा कि वो कह ही नहीं रहे थे तनख्वाह मिलता है। अच्छी चीज अगर है, जिस बात की तनख्वाह मिलता है, फिर उस चीज पे हाँ भी करते हैं। हर चीज में खत्म करना होगा ना जुडिशरी से। ये कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो कि इन तरामीम में हैं कि आप जो पार्लिमानी कमेटी है वही जजेस का इंतखाब करे जैसे दुनिया भर में होता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ये भी हुकूमती इतराफ से ये हमें बात सुनने में आती है कि उनको कंट्रोवर्शियल तो खान साहब बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने नहीं बयान दिया था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, ये आते हैं तो आ जाएं, उनको फौरी तौर पर लगाया जाए। देखें, हुकूमती वज़रा टीवी प्रोग्राम्स में, बल्कि आपके चैनल पे भी बैठ के कह चुके हैं कि हमें खदशा है कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा। आपको किस चीज़ का खतरा है? अगर आपको खुदा ना खास्ता अगर 2 वज़रा को ये खदशा है तो उसका ये मतलब है कि आप पूरी सुप्रीम कोर्ट को रोन दें। दूसरी बात यह कि नेपोटिज्म की बात की 90 की दिहाई में किस मोजिज़ जमात ने अदलिया में जज लगा दिए थे अपने वर्कर, और फिर वो जज फारिग हुए थे, वो मैंने, आपने, या किसी और ने तो पीपल्स पार्टी ने लगाए थे। मुझे नहीं पता, कादर मंदोखेल से मैं तो छोटा था और कादर साहब को याद होगा, ये बताएंगे किसी दिन। अच्छा, दूसरी बात दूसरी बात ये है कि इन्होंने अभी जिक्र किया कि अमेरिका में कितनी दफा मार्शल लॉ लगा, अमेरिका में कितनी दफा सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा, ये भी जिक्र कर देते ना। इस मुल्क में कौन था जो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा? इस मुल्क में कौन था जो इसने अपनी सियासत मार्शल लॉ की गोद में शुरू की?
तो देखें तारीख हम आदि ना बताएं ना। आप भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं? मुझे याद नहीं, मैंने कहा मेरी उम्र कम है। मैं कादर साहब मेरे बड़े भाई हैं, ये जब उनका टाइम एडवांटेज दिया जाएगा आयुब को हटाने के बाद, दूसरा जनरल आयुब को हटाने के बाद उस वक्त की जरूरत थी, उस वक्त की आईनी शिक थी। आप ये भी न बोले, क्या इमरान खान ने जनरल मुशर्रफ को काम किया? हर चीज इमरान खान ने जनरल मुशर्रफ को वोट नहीं दिया रेफरेंडम में। जब सब ने यहाँ पे जिस जिसको वोट दिया सबको पता है, लेकिन जो तारीख का हिस्सा है वो हमारी तारीख का हिस्सा है। हाँ, फिर इमरान खान का भी नाम लो। अच्छा, ब्रेक का बहुत दिलचस्प बात है। इमरान खान का नाम भी लो। लगने में किसने कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए, किसकी जो तारीख है वो ज्यादा स्याह है, बड़े दिलचस्प डिस्कशन है। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। हम एक वही बात ब्रेक के दौरान भी कर रहे थे, लेकिन आप मुकम्मल कर लें अतर साहब, आप जो बात कर रहे थे, फिर मैं कैसे साहब। मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखें जिसका जो किरदार है ना वो सबके सामने है। यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि सियासतदान बुरे हैं या खुदा न खास्ता उनका किरदार मनफी है, इनसे उम्मीदें होती हैं, तो इस वजह से लोग इनके ऊपर तनकीद करते हैं, इसलिए कि हुकूमत आपके पास है, चीज़ों को आप देख रहे हैं। मसला ये है कि इन्होंने अभी मुशर्रफ के वोट वाली बात की थी, जब मुशर्रफ ने मार्शाल्लाह लगाया था, किसने वेलकम किया था उसको, और किसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आई वुड चूज मुशर्रफ ऑन एनी डे, बेनज़ीर साहिबा उसके मुकाबले में, नवाज शरीफ के मुकाबले में। हाँ, तो जो वक्त की रियलिटी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। दूसरी बात ये है कि आज ये जिनको कह रहे हैं कि वो इंतशारी भी हैं, वो इतने बुरे भी हैं, तो उनका नाम भी नहीं चल सकता, उनके ऊपर मुलाकात पे पाबंदी भी है, तो एक तरमीम करने के लिए भी इनको फिर उनसे रब्ता करना पड़ा। हवाले से भी एक दिलचस्प बात है, वैसे मैं वो अहमद अवैस साहब से भी रेलेवेंटली पूछूंगी, आज कोई सरजनिश की है खान साहब ने अपने रहनुमाओं? मुझे नहीं पता, मुझे कोई ऐसा नहीं पता, ये तो अहमद अवैस साहब या इनकी जमात बता सकेगी, लेकिन हुकूमत की इससे ज्यादा क्या सरजनिश होगी कि जिससे मुलाकात पे पाबंदी लगाई थी उसी के पास बंदे भेजें कि जाके हमारी मंजूर करवाओ। तो ये है रियलिटी आपकी सियासत की, कि आप जो है ना रियलिटी को इस तरह माइनस नहीं कर सकते। हर वक्त सियासत के अंदर कोई ना कोई रियलिटी होता है। इस वक्त इमरान खान एक रियलिटी है, आप आंखें बंद कर लें तो ये आपकी अपनी मर्जी। कैसर साहब, ये इस रियलिटी से वाकई आप लोग छुपना चाह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, और अभी वाकई इतने मजबूर हो गए हैं कि जिसके ऊपर आपने पाबंदियां लगाई बगैर सजा के, वो कहते हैं जेल में है खान साहब, उन्हीं के पास अब हुकूमत ने कहा है कि खुदा के लिए जाएं और उनसे मंजूर करा के लाएं तरमीम। फिर ये इस इल्जाम का भी जवाब जरूर फरमाएं कि अगर आ जाते हैं मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनकर, तो आपको एक ऑडिट का भी खतरा है। देखिए मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, इलेक्शन का वो तो आ रहे हैं, वो तो नेक्स्ट बिल्कुल, वो तो चीफ जस्टिस है, अनाउंस हो गया उनका 25 तारीख को जा रहे हैं। दिस इज अ बिग ब्रेकिंग आई थिंक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये कोई ब्रेकिंग नहीं है, नहीं सर वाकई है, सबको पता है कि वो आ रहे हैं। नहीं कैसर शेख साहब, वो तो क्यों कैसर शेख साहब ऐसा नहीं है, अनाउंस नहीं हुआ है। कादर साहब इनकार कर रहे हैं, कादर साहब क्या कह रहे हैं, नहीं आ रहे, मंसूर शाह साहब नहीं आ रहे, अनाउंस नहीं हुआ है, खामखा बेचारा पसेगा, नेक्स्ट इन लाइन तो वही है, पसेगा बेचारा, अनाउंस नहीं हुआ है भाई। सर ये नेक्स्ट इन लाइन पीपल्स पार्टी वाले जो नहीं चाहते ना, वो कह रहे हैं आप, बल्कि इस हद तक उन्होंने कहा कि आपको बताऊं, देखिए हम क्यों नहीं चाहते, लेकिन कैसर शेख साहब जो बता रहे हैं वो खामखा बेचारा पसेगा। एनआईसी कैसर शेख साहब का मतलब ये है कि आज की कानून के मुताबिक मैं तो जो बात कर रहा हूँ क्लियर कर रहा हूँ, वही उन्होंने उनका बनता है और वही आ रहे हैं, उसमें क्या ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सर, मैं आपको सही इसलिए कह रही हूं। कोई ऐसी नहीं है, उनका ऑलरेडी जो मौजूदा तरीकाकार है उसमें वो सीनियर मोस्ट हैं और वो उनका टाइम बनता है, कोई अमेंडमेंट हो जाए तो अलग बात है। मैं अर्ज करूँ वो यही कह रहे हैं, वो कह तो यही रहे हैं कि आप लोग अमेंडमेंट करना इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि सीनियर मोस्ट ना आए, टॉप 3 में से कोई आ जाए। तो देखिए जब अमेंडमेंट होगी, अभी तो अमेंडमेंट पेश भी नहीं हुई, और वो 26 को उनका ड्यू है, ठीक है, 25 को कादर साहब को भी अंदाजा है कि ये जो बेंच फुल बेंच का अनाउंस हो गया है कि जा रहे हैं हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब। तो अब मैं बात करूँ ना, देखिए पीटीआई एक रियलिटी है, उसको तो कोई रोके क्या हो सकता है। मेरी फैसलाबाद डिवीजन में से 18 में से 15 सीटें उन्होंने जीती हैं, सेंटर ऑफ पंजाब। तो ये रियलिटी का कहना, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां रियलिटी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का राइट है लोगों के पास। अगर हम जब तक, और ये अभी तक मैंने जो सुनी ना बातें, वो कह रहे हैं कि उनके ज़माने में ये हुआ,
यहाँ से क्या जा रहा है, इसके ज़माने में भाई मुशर्रफ को किसने वोट दिया, ये वो। अब बात है कि हर वक्त हुआ है तो उनको ठीक ही करना है ना। अब बजाय पिछली बातें करते रहेंगे उससे रिजल्ट तो कोई नहीं है। अभी आइंदा अपने आप को ठीक करना है ना, अपने मुल्क को बेहतर करना है। मैं तो इकानमी की बात कर रहा था, मेरे से पूछ रहे थे, तो इकानमी बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन ना हमारा इन्फ्लेशन कम हो गया, 38% से महंगाई जो है 6-7% हो गई। आज रिजर्व हमारे $11 बिलियन पिछले 3 साल 2.5 साल बाद हुए हैं। ये बिल्कुल बड़ी... अच्छा, हमारी रेमिटेंस जो है वो 8.8 बिलियन डॉलर 3 महीने में आ गई है। वो सर हर मरतबा हम ज़ाहिर इकोनॉमी के वाले से बात करते हैं, मैं ये चाहता हूं, लेकिन जो आप चूंकि हमेशा मफाहमत की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर पीएम कहते हैं कि वो जाकर मिल लें, कई लोग कहते हैं पीएम जाके खान साहब से मिल लें, खत्म हो जाएगा सारा झगड़ा, खत्म हो जाएगा, आइस ब्रेक होगी, वो कहते हैं वो तो दूर की बात है, उनके अपने लोगों को, बुकला को, मॉलेज को मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये रियलिटी को आप लोग डिनाई नहीं कर रहे जो आप कह रहे हैं कि वो रियलिटी है। कि हम इतने दिन जो लगा रहे हैं, हाँ। फजल रहमान साहब ने कहा कि उन्होंने पीटीआई से मिल के एक फैसला करना है। करेक्ट, ठीक है, हमने फजल रहमान साहब के बार जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं के बेहाफ पे बात कर रहे हैं ना फजल रहमान। तो क्या मिलना, क्या हम तो नेगोशिएट कर रहे हैं, हम तो उनसी बातें माने। जब कमेटी बन गई, पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी बन गई, तो उसमें तो सारी पार्टियां शामिल हैं। और अगर खान साहब को कहते हैं अजियत दी जा रही है जेल में, उन्होंने बड़ी शिकायत वो तो आपने सुन लिया कि जेल में वालों ने क्या कहा सर। मैं उस पर क्या कमेंट करूँ, वो कोई ऐसी बात नहीं है जिन पे। और खान साहब ने खुद क्या कहा था जब मियां नवाज शरीफ साहब से अमेरिका में क्या कहा था, इन बातों में निकलना। जितनी सहूलियत, जितनी खाने, जितने फ्रूट बेहतरी की बात, इमरान खान साहब को मिल रहे हैं, वो कैसर शेख साहब और मुझे भी नहीं मिल रहा है। 10 करोड़ लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, उस पे भी डिस्कस ये अच्छा, ये अहमद अवैस साहब दिलचस्प बात है, इस पे तबसरा आप फरमा दें। हम तो इस बात को लेके बैठ गए। कादर साहब भी कह रहे हैं कि इतनी सहूलियात मिल रही है खान साहब को कि अब तो आम लोग भी कहने लग गए हैं कि हमें भी जेल भेज दें, अगर इतने वहां शाहाना प्रोटोकॉल घर में भी नहीं है ना जो हमारे घर में भी नहीं है, कोकोनट जूस और क्या क्या लिखा होता उन्होंने। जी मुझे बात करने देंगे तो करूंगा ना। जी आपकी सर, आपकी तरफ देखिए, बात यह है जी, मैं एक तो अर्ज कर रहा हूँ कि मंदू खेल साहब ने हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े सिंसियर आदमी हैं, लेकिन उन्होंने मौजू को हटा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बात तो आपने उनसे पूछी थी कि वो ऑडिट की, इलेक्शन ऑडिट की, तो उन्होंने अमेरिका में जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़िया, मैं उसकी बात बताने लगा ना। सुनिए तो सही, प्लीज उनकी टर्न आप सुनिए तो सही, आप सुनिए ना, आप सुनिए। अब मैं आपकी दोनों बातों का जवाब भी देता हूँ। मैंने अमेरिका का हवाला दिया था। अमेरिका जब इस स्टेज पे आज जो पहुंचा है, वो हमारे जैसे हालात से गुजरा, इससे बदतर थे। 18th सेंचुरी के अंदर अंटिल 19th सेंचुरी के शुरू के आगाज तक अमेरिका में सेनेट के अंदर जो सेनेटर जो थे ना, वो अपना कुत्ता लेके अंदर जाया करते थे और जिसे लड़ते थे कुत्ता पड़वा दिया करते थे। और एक सेनेटर था उनका, उसका नाम था सैम ह्यूस्टन। एक सेनेटर था, सुनिए बात तो सुन लीजिए ना, आप मुझे बात सुनने करने दीजिए ना। आप एक सेनेटर था, उसका नाम था सैम ह्यूस्टन। वो जब लड़ता था किसी से, 2 दफा एज सेनेटर उसने अपने ओपोनेंट को कत्ल कर दिया और कहता था सैम ह्यूस्टन डज नॉट कॉल, ही ओनली फाइट्स। ये क्या बात हो गई, आप तो रोज कत्ल होते हैं। सुनिए ना, एक बात सुन लीजिए। रोज कत्ल होते हैं, आप बताओ ना, मार्शल लगा है, आपने अमेरिका के 2.5 साल के आईन को पाकिस्तान से मिला है, सुनिए ना, उसके दलाइल दे देना। सुनिए तो सही, सुनिए, कादर साहब मैं आ रही हूं आपकी तरफ, समझ आ गया, बात तो करने दें, क्रॉस टॉक हो रही है, किसी की बात तो करने दें, आप बात करने दें। अहमद साहब, मुझे बात करने दीजिए। आप जवाब दे देना। अमेरिका भुट्टो साहब ने, आपने भुट्टो की बात, ओहो भुट्टो की बात करने दीजिए मुझे प्लीज। क्या इनकी बात देखिए, 200 साल पहले जो आईन थी, थोड़ा सा पेशेंस रखे, आ रही हूं भुट्टो की, मैं आईन की बात कर रहा हूं। आपको मार्शल लगा तो बता दो। मैंने ओहो, मेरी बात देखिए, बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि भुट्टो की जो उनकी खूबियां थी अपनी जगह, लेकिन भुट्टो साहब, पहली बात, फातिमा जना का और अयूब खान का इलेक्शन था, उसके इलेक्शन कैंपेनर जो थे अयूब खान के, भुट्टो साहब थे फातिमा जना के मुकाबले में। नंबर 2, भुट्टो साहब जब 1970 के इलेक्शन में कामयाब हुए, यहाँ से सुनिए भाई, खुदा का वास्ता गलत बात तो नहीं करो ना मुझे प्लीज। देखिए, आप बताओ ना, देख लीजिए, बता दो 303 लोगों में आप करेक्ट कर देना, इस तरह ना करें ना। कंपेनर तो जैसा चीज होती है, वो तो उनकी काबीना के मेंबर थे। कंपेनर तो चले, कोई साबित नहीं, काबीना के मेंबर वो इतना नाराज हो रहे हैं। बात करने, कादर साहब आपकी टर्न पे है, आप कर दीजिए तरदीद। मुझे बात करने दीजिए। जी अहमद साहब। दूसरी बात ये
भुट्टो साहब ने जब वहाँ पे ढाका में असेंबली सेशन बुला लिया गया तो मीनार पाकिस्तान के नीचे इन्होंने एक बहुत बड़ा पब्लिक जलसा किया और उसमें कहा मीनार पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा के में आईन आया। अब मैंने कहा सवाल सुने वो बता बात दो तो ना। सुने, आप ढाका मुझे पहुंच बात गए, करने फिर दीजिए। अमेरिका के सेनेट में कुता गया। आपने जो सवाल किया था अमेरिका का 250 साल का आइन का पाकिस्तान के साहब आप थोड़ा सा रुके ना, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, क्योंकि उनका भी जा रहा है आपका भी जा रहा है। आप मुझे बात करने दें। भुट्टो साहब ने कहा कि हम हैं तो ये मीनार पाकिस्तान, सवाल करना जवाब और हम नहीं हैं तो ये यादगार पाकिस्तान। ये भुट्टो साहब की स्टेटमेंट है। तो मैं ये कह रहा हूँ हिस्ट्री अपनी जगह, भुला दें सब बातों को। इस वक्त इंतहाई अहम इशू है। भुट्टो ने एटमी पाकिस्तान बनाया था, असली शक्ल के अंदर कायम रखना साहब चाहिए। कंजूसी ना करे, ये बोलो एटम बम का तोहफा भुट्टो ने दिया था पाकिस्तान को। वो तो कह रहे हैं ना कि उनकी अच्छाइयां उन्होंने कहा अपनी जगह, लेकिन फिर उन्होंने कुछ अपने इख्तिलाफात बता दिए। सही हो गया ना। मैं तो कह रहा हूँ जो टॉपिक पे बात हो रही है वो डिस्कस करेंगे ना। हम बहुत डिबेट भी कर रहे हैं। मसला ये है कि मार्शाल्लाह अमेरिका में नहीं लगा, पर पाकिस्तान में जब भी मार्शाल्लाह लगा, अमेरिका ने मार्शाल्लाह उसको एंडोर्स जरूर किया है। ये भी एक रियलिटी है। देखिए ना ये रियलिटी है। अतर काज़मी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ 250 साल में आइन की बात कर रहा हूँ, मैं आइन की बात कर रहा हूँ। जवाब अभी तक नहीं मिला। आइन की बात कर रहा हूँ, सुनिए ना, बता दो। आइन की बात तो करने दें। मैं आइन की बात ही कर रहा हूँ कि देखिए ये आरिफ अलवी ने 63 ए की जोड़ के उसकी तशरीह लिए हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म करने के लिए बहुत टाइम आया हुआ है। मुझे बात टर्न बाय टर्न आप उनको यही कह रहे थे ना, आप अपनी टर्न पे वो ना बोलें, वो अभी वो बोल रहे हैं, आप बार बार उनको इंटरजेक्ट करें प्लीज। हाँ, और आप मुस्तकिल बोल रहे हैं बीच में। शुरू किसने किया? देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये इतना बड़ा इशू है, ये इशू है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन रहना है। इसके हर एक क्लॉज जो आप अमेंडमेंट के लिए ला रहे हैं। लेकिन आप सर खुश हो जाएं, अहमद साहब अभी इतना बड़ा ऐलान किया कैसर साहब ने कि जस्टिस मंसूर अली शाही आ रहे हैं। गोया ये कि कादर साहब को उसके ऊपर बहुत इख्तिलाफ था उस बयान पे उनके। नहीं वो आएंगे। वो तो अगर ये अमेंडमेंट का प्रोसेस जो है ऐलान नहीं हुआ अभी, मैं ये कह रहा हूँ। बात तो करने दीजिए ना मंदो खेल साहब, आप बात करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इख्तिलाफ तो वो है कि अगर ये अमेंडमेंट जो है सवाल उठाएंगे, मैं जवाब पहले ना हुई तो फिर वो आएंगे। अगर ये अमेंडमेंट हो गई फिर इन्होंने तरीकेकार बदल देना, फिर उसमें चांस नहीं होंगे, उनके चांस कम होंगे। कादर साहब ऐलान ठीक है नहीं हुआ, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से वही बनते हैं। और यही कैसर साहब फरमा रहे थे कि अब तो टाइम कोई भी नहीं है ना, अभी तो टेबल भी नहीं हुई है जो भी तरमीम है, तो वही उन्होंने आना है। एग्जैक्टली। देखिए पाकिस्तान का मैं अभी तक जो आइन है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक तो यकीनन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। अगर आज या कल आइन में तब्दीली आती है तो कुछ भी हो सकता है फिर। इसीलिए मैं कैसर साहब से कह रहे कि आप ऐलान ना करें अभी, आज के आइन के मुताबिक। अच्छा अभी गेम ओवर नहीं हुआ इसलिए ऐलान ना करें, ठीक है। अभी कुछ छोटी सी चीज मेरे उम्मीद बाकी है गवर्नमेंट कह रहे हैं तरफ से कि आज जो आइन है उसमें तो यही है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही वजाहत की। आजकल जो आइन और कानून की हालत है उसमें कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि देखिए जो इस वक्त हम अदलिया के हवाले से देख रहे हैं, साहब खुद वकील हैं, हम एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक देख रहे हैं डेमोक्रेसी पे और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे। दिस इज नॉट अबाउट वन पॉलिटिकल पार्टी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर। मैं वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म है। थैंक यू टू ऑल द जहरीन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।